हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे सेशन में। तो आज हम एक एथिक्स से रिलेटेड केस स्टडी डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन जो है आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद में हम अप्रोच देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाए और फिर बाद में इसे सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। केस स्टडी में कहा गया है कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है विद द नेम स्टेलर लैब। उसके चीफ साइंटिस्ट हैं हरीश। ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, यहाँ से कटिंग एज टेक्नोलॉजी बाहर निकलती है। बट इंस्टीट्यूशन जो है कुछ कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस फेस कर रहा है हाल ही के दिनों में। फंडिंग नहीं आ रही इस रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, कोलैबोरेशन नहीं हो रहा है और कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं बाहर आ रहे हैं। तो काफ़ी हद तक डिफिकल्ट सिचुएशन है इस पर्टिकुलर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। हरीश का जो डिपार्टमेंट है दैट इज बीइंग नोन फॉर गिविंग मोर इनोवेशन एंड ब्रेक थ्रू। यहाँ से ज़्यादा इनोवेशन और ब्रेक थ्रू आते थे, बट रिसेंटली ये जो डिपार्टमेंट है ये भी कोई नया ग्रांट हासिल नहीं कर पा रहा है। आपको पता होगा रिसर्च अगर करना है तो ग्रांट्स की बहुत ज़रूरत है। ग्रांट्स आते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कोलैबोरेशन भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है जो कि कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है। ऐसे केस में हरीश भी खुद अपने पर्सनल एंड पे चैलेंज फेस कर रहा है कि उसका जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होता है हर साल, उसमें इस साल उसको जो है कई जो है क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स वो नहीं दे पा रहा है। तो करियर के लेवल पे जो है उसके उसके ऊपर प्रेशर है, बट एट द सेम टाइम उसके पर्सनल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी बढ़ गए हैं क्योंकि उसने रिसेंटली एक स्टार्टअप में जो है इन्वेस्ट किया था, बट वो स्टार्टअप नहीं चला। तो उसकी जो भी सेविंग थी वो सारी वहाँ पे उसमें लॉस उसे उस लॉस का सामना करना पड़ा। और एट द सेम टाइम बाकी की जो इश्यूज है जैसे कि मंथली एक्सपेंसेस है, डेट है, ये सारे उसके लिए जो है चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। अब ये सारे इश्यूज तो है सामने, बट एट द सेम टाइम एक और इशू खड़ा हो जाता है जब एक बंदी नेहा शर्मा जो स्टेलर कंपनी में एक पोजीशन सीख कर रही है, मैनेजरल पोजीशन सीख कर रही है, वो आती है कंपनी में और वो कहती है कि वो जिस कंपनी से आ रही है जिसका नाम नोवाटेक है, उसके कुछ कॉन्फिडेंशियल रिसर्च डॉक्यूमेंट उसके पास है। अगर उसे वो मैनेजरल पोजीशन मिलती है स्टेलर लैब्स में तो वो ये डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर देगी, जिससे स्टेलर लैब को फायदा होगा क्योंकि ये जो नोवाटेक कंपनी है जो रिसर्च डॉक्यूमेंट उसने लाए है वो बेसिकली नोवाटेक कंपनी गवर्नमेंट से ग्रांट चाहती है और उसके लिए रिसर्च डॉक्यूमेंट ये प्रपोजल वो फॉरवर्ड करेगी टू दी गवर्नमेंट। और अगर आप ये रिसर्च डॉक्यूमेंट यूज करके अपने एंड से फॉरवर्ड करते हो इस रिसर्च डॉक्यूमेंट टू गवर्नमेंट, आपको भी ग्रांट मिलेगा, आप इस रिसर्च को यूज कर सकते हो अपने एंड के लिए। अब ये सिचुएशन सामने है हरीश के सामने। तो हरीश जो है वो सोचता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पहले तो वो ही इज क्वाइट सरप्राइज्ड, इंट्रीग्ड, एट द सेम टाइम कंसर्न। कंसर्न क्यों है कि एक पॉइंट पे आप जो है इसका फायदा उठा सकते हो अपने पर्सनल गेन के लिए और अपने कंपनी के लिए, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म पीरियड में ये इम्पैक्ट कर सकता है। अगर ये चीज़ बाहर आ जाती है कि आपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं किसी से और उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये आपकी कंपनी के रेपुटेशन को डैमेज कर सकती है। ऐसे सिचुएशन में हरीश क्या करता है, उस बंदी को, नेहा को बुलाता है और बेसिकली एक मीटिंग अरेंज कराता है नेक्स्ट डे, ताकि वो और इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाए सो दैट ही कुड मेक अ प्रॉपर डिसीजन। तो ये मोटा मोटी केस स्टडी है। केस स्टडी हमने डिस्कस की, बट उसके नीचे जो ट्रेलिंग क्वेश्चन है उसे भी समझ लेते हैं क्योंकि हर केस स्टडी के नीचे कुछ ट्रेलिंग क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे भी 3 ट्रेलिंग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि इस केस स्टडी में क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, आपको बताना है। इसके बाद आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है क्या क्या ऑप्शन हरीश के पास है इस सिचुएशन में और कौन सा ऐसा ऑप्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है जो उसने फॉलो करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो इस केस स्टडी का अगर हम रूप देखें तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एथिक्स की बात की जा रही है, एस्पियोनाज की बात की जा रही है। तो इसी के बेसिस पे हम इस केस स्टडी को सॉल्व करें। अब केस स्टडी हमने समझ ली है, अब इसका अप्रोच कैसे होगा। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा। इंट्रोडक्शन होगी, बॉडी होगी और कंक्लूजन होगा। इंट्रोडक्शन में जो है हम एज यूजुअल केस स्टडी जिस पर्टिकुलर इशू से डील करती है, जो कोर इशू है उसके बारे में हम बताएंगे कि एक बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे केस स्टडी किस सिनारियो से डील करती है, जिससे एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है केस स्टडी की वो बहुत ही सटीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मेजर इशू है यहाँ पे जो कॉर्पोरेट एथिक्स का या फिर एस्पियोनाज का इशू है उसी के बारे में हम बहुत ही एक दो सेंटेंस में बता देंगे। इसके बाद बॉडी में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों से स्टार्ट करेंगे जैसे कि स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो इस पर्टिकुलर केस स्टडी में हरीश के डिसीजन से इम्पैक्ट होंगे। तो वो सारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं, उसको बताएंगे, उनके इंटरेस्ट बताएंगे। इसके बाद हम ट्रेलिंग क्वेश्चंस पे आएंगे, बॉडी में ही जो बाकी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि एथिकल इश्यूज पूछा गया है आपको इन्वॉल्व इस केस स्टडी में,
ऑप्शंस पूछे गए या फिर कौन सा अप्रोप्रिएट एक्शन हरीश ने लेना चाहिए ये पूछा गया। ये सारी चीज़ें एक बारी बारी से हम इसे डिस्कस करेंगे। और कंक्लूजन में जो है कई तरीके से कंक्लूजन किया जा सकता है। आप वे फॉरवर्ड के रूप में कंक्लूजन कर सकते हैं, या फिर आप जो है कोई कोट से कंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ही एप्ट कोट होना चाहिए, उस पर्टिकुलर केस स्टडी को फिटिंग कोट होना चाहिए, उससे भी आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं और कई तरीके से कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कैसे इसे कंक्लूड किया जा सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। पहले तो मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होगा यहाँ पे, ये केस स्टडी किस सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पोटेंशियल कॉर्पोरेट एस्पियोनाज को। पोटेंशियल कॉर्पोरेट एस्पियोनाज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इट मे लीड टू सिग्निफिकेंट डैमेज। बहुत ही स्वीट और शॉर्ट तरीके से इसे इंट्रोड्यूस करना है, ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि डिटेल आप जो है बॉडी में बताने ही वाले हो। इसके बाद आप जो है स्टेक होल्डर्स बताओगे बॉडी में। कौन कौन है इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर यहाँ पे, सबसे पहले हरीश, बिकॉज उसके डिसीजन से सारी चीजें इंपैक्ट होने वाली है, सभी लोग इंपैक्ट। तो हरीश एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, उसको हम प्रायोरिटी बेसिस पे रखें। हरीश जो एक चीफ साइंटिस्ट है, उसके इंटरेस्ट क्या है कि उसको सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, बट एट द सेम टाइम उसके कंपनी को और खुद को भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से बाहर निकलना है, ये उसका इंटरेस्ट है। फिर स्टेलर लैब, जिसको प्रॉफिटेबल बनना है, बट एट द सेम टाइम रेपुटेशन भी उसको अपनी मार्केट में सही रखनी होगी। नेहा, जिसको पोजीशन चाहिए स्टेलर लैब में एज मैनेजर। नोवाटेक, अगेन अन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर, जिसके डॉक्यूमेंट चुरा लिए गए हैं और जिसको गवर्नमेंट ग्रांट चाहिए फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, क्योंकि गवर्नमेंट ही जो है इंश्योर करेगी कि किसे ग्रांट मिलना चाहिए या किसे नहीं मिलना चाहिए। तो उसका इंटरेस्ट क्या है कि इस कंट्री में इनोवेशन होता रहे और जो लोग अच्छा काम करें उनको ग्रांट मिले, बट एट द सेम टाइम कंपटीशन जो है वो हेल्दी कंपटीशन हो। ये सारी इंटरेस्ट है वो सीख करिए। और पब्लिक एट लार्ज, जो इनोवेशन होगा उसका फायदा पब्लिक होगा, देन इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर्स आपने बता दिया। इसके बाद आप जो है इश्यूज बताएंगे, क्या क्या एथिकल इश्यूज है। सबसे पहला एथिकल इशू है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। जो कंपनी है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिक्योर करना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स घर नहीं ले जा सकते, किसी को दे नहीं सकते। तो कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे ब्रिज हो रही, जो कि एथिकल इशू है। दूसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये तो लीगल डोमेन में आ जाता है कि आपने जो बनाया है उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और अगर उसको इन्फ्रिंज किया जा रहा है तो इट इज अ लीगल एज वेल एज एन एथिकल इशू। फेयर कॉम्पिटिशन, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होने के पूरी चांसेस है, पोटेंशियल है कि फेयर कॉम्पिटिशन यहाँ पे एंश्योर नहीं होगा। इसके बाद जो एथिकल इशू है वो है इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। हरीश के सामने एथिकल डिलेमा है कि अपनी कंडीशन को, जो प्रिकेरियस कंडीशन है, और इवन अपने कंपनी की कंडीशन को जो है सिक्योर किया जाए, या जो है फोरगो किया जाए इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को जो कि नेहा प्रोवाइड कर रही है। तो उसकी एक तरफ पर्सनल कॉस्ट है, बट एट द सेम टाइम उसकी जो वैल्यूज है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, इन दोनों में उसको चयन करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ पर्सनल गेन्स है, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन और खुद के पर्सनल वैल्यूज है, इसमें से चयन करना पड़ेगा। दिस इज एन एथिकल इशू, और आपको इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बाहर निकलना है जल्द से जल्द। और एक इंपॉर्टेंट इशू है ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी कंपनी जब सक्सेसफुल बनती है उसके पीछे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। यानी जो भी स्टेक होल्डर्स है, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं एम्प्लॉय, वो हो सकते हैं कस्टमर, वो हो सकते हैं आपके क्लाइंट्स, गवर्नमेंट। ये सारे स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट अगर आप में होगा तो ही आप जो है एक सक्सेसफुल कंपनी के रूप में उभर सकते हो। और रेपुटेशन, तो यहाँ पे इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज करने की पूरी संभावना है। तो ये सारे एथिकल इश्यूज हमने देख लिए, जनरल एथिकल इश्यूज। इसके बाद हम कुछ और एथिकल इश्यूज बता सकते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल। अगर जो एक्शन हरीश अंडरटेक करता है वो अनएथिकल हो तो कुछ प्रिंसिपल्स वायलेट होंगे, उनके बारे में हम बता सकते हैं। जैसे कि पहला है डियोंटोलॉजिकल प्रिंसिपल। डियोंटोलॉजिकल प्रिंसिपल यानी क्या है कि आपका एक्शन एथिकल तभी होगा अगर आपने मीन्स जो इस्तेमाल किए हैं टू रीच योर गोल वो एथिकल है। गोल अच्छा हो सकता है और उससे आप जो है उस पर्टिकुलर एक्शन को एथिकल अगर आप ठहराते हैं तो उसे हम टीलियोलॉजिकल एथिक्स कहते हैं, जहां पे हम गोल्स पे फोकस करते हैं, मीन्स पे नहीं। बट अब जब हम डियोंटोलॉजिकल प्रिंसिपल के बेसिस पे अपने एक्शन को जज करते हैं तो हम मीन्स पे फोकस करते हैं कि मीन्स आपके अच्छे होने चाहिए। और यहाँ पे अगर आप जो है चुरा लेते हो और उसका इस्तेमाल कर लेते हो देन योर मीन्स आर नॉट गुड, इवन दो योर गोल्स कुड बी गुड, इट मे लीड टू कस्टमर बेनिफिट, कस्टमर के लिए वो अच्छी चीज हो, बट एट द सेम टाइम आपने मीन्स इस्तेमाल नहीं किए हैं, देन इट इज नॉट समथिंग, इट इज नॉट करेक्ट एज पर डियोंटोलॉजिकल प्रिंसिपल। इसके बाद कांट की कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के पर्सपेक्टिव से भी ये अनएथिकल होगा, क्योंकि कांट जो है वो अपने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में कहता है कि हर वो एक्शन एथिकल है जो यूनिवर्सली अप्लाई किया जाए। तो यहाँ पे चोरी जो है वो गलत है और वो हम यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते। सो इट लीड्स टू
issues, and that's why from Kant's categorical imperative perspective also it is not an ethical thing. टीलोलॉजिकल एथिक्स मैंने जैसे कहा कि आप जो है मीन्स पे नहीं फोकस कर रहे हैं, आप गोल पे फोकस कर रहे हैं, बट क्या गोल जो है आपका वो एथिकल है, यानी जो आउटकम आने वाला है आपके एक्शन की वजह से, विल इट बी गुड आउटकम? डेफिनेटली नॉट. इट वुड लीड टू व्हाट? कंपनी का रेपुटेशन खराब हो सकता है अगर वो चीज़ पकड़ी गई, मार्केट वैल्यू आपकी चली जाएगी, क्रेडिबिलिटी, फ्यूचर फंडिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी. तो गोल भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो है सही नहीं है. तो इवन फ्रॉम टीलोलॉजिकल परस्पेक्टिव इट इज नॉट एन एथिकल थिंग टू डू. यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी ये एथिकल नहीं होगा. यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव क्या है कि आपका एक्शन अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला करता है, देन दैट एक्शन इज एन एथिकल एक्शन. यहाँ पे आप देखोगे हरीश, नेहा, स्टेलर फार्मा, नोवाटेक, कंज्यूमर, ये सारे सफर कर सकते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ दिस एक्शन. सो इट इज नॉट लीडिंग टू मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. सो अगेन फ्रॉम यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑल्सो इट इज नॉट एन एथिकल एक्ट. वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स यानी यहाँ पे फोकस होता है इंसान के कैरेक्टर पे. तो अगर हरीश उस डॉक्यूमेंट को ले लेता है तो उसका जो कैरेक्टर है वहां पे आपको फॉल्ट दिखाई देगा, उसमें ऑनेस्टी नहीं दिखाई देगी, उसमें इंटीग्रिटी नहीं दिखाई देगी. तो ये वैल्यूज वो कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा और वर्चुअल एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी ये अनएथिकल एक्ट है. तो आपने देखा कैसे हमने दोनों तरीके से इसको इसके एथिकल इश्यूज बताए. पहला तो है जो नॉर्मल हम एथिकल इश्यूज बताते हैं, इसके अलावा जो प्रिंसिपल वायलेट करते हैं उस पर्सपेक्टिव से भी ये अनएथिकल होगा. एथिकल इश्यूज बताने के बाद आप जो है ऑप्शंस बताएंगे हरीश के सामने. तो 3 मेजर ऑप्शंस हैं. सबसे पहले आप वो ऑप्शन बताएंगे जो कि वीक ऑप्शन हो. तो यहाँ पे क्या है पहला वीक ऑप्शन कि एक्सेप्ट करना है नेहा का प्रपोजल और ऑब्टेन करना है इंफॉर्मेशन, और वो जो रिसर्च है वो आप अपने एंड से गवर्नमेंट के सामने प्रपोज कर सकते हो और उसका आपको ग्रांट मिलेगा और आप प्रोजेक्ट कर पाओगे. इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? सबसे बड़ा प्रो क्या है, आप अपनी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर पाओगे. आपको रिसर्च प्रोजेक्ट देना था और सब आपसे डिमांड कर रहे थे, एक्सपेक्ट करते, आप दे पा रहे हो, आप परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे हो, शायद आपको प्रमोशन भी मिल जाए. ये फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेन है हरीश के, उससे उसको उभार पाएगा. एट द सेम टाइम कंपनी को भी अच्छी खासी फंडिंग मिलेगी. इट विल लीड टू मोर फर्दर रिसर्च. इट विल कम आउट ऑफ क्राइसिस, दैट इज स्टार जो हमारी कंपनी है यहाँ पे, स्टेलर लैब्स. कॉन्स क्या है यहाँ पे? अगर ये चीज पकड़ी जाती है तो हरीश तो जो है अपनी जॉब तो गवा ही देगा, उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है. बट नोवाटेक जो फार्म है वो भी इसको सू कर सकती है स्टेलर कंपनी को, और स्टेलर कंपनी को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकती है. सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप एक्सेप्ट ना करो प्रपोजल. इसके प्रोज क्या है? जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है फर्स्ट ऑप्शन के, इसको आप जो है प्रिवेंट कर पाओगे. एट द सेम टाइम हरीश जो है राइट मैसेज सेंड करेगा, नॉट ओनली टू नेहा बट ऑल्सो अदर पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस सॉर्ट ऑफ अनस्क्रपलस एक्टिविटीज की वो ये एक्टिविटी सीज करे और ये काम ना करे. और जो स्टेक होल्डर्स है उनमें भी अच्छा मैसेज जाएगा कि हम लोग जो है एथिकल कंडक्ट मेंटेन रखते हैं अपने डीलिंग्स में. कॉन्स क्या है कि हरीश का डिपार्टमेंट स्ट्रगल करते रहेगा और परफॉर्मेंस जो है सब ऑप्टिमल रहेगी. मे बी इट विल लीड टू एडमोनिशमेंट, रिप्रीमांड ऑन हरीश. थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप रूट कॉज पे जाइए. ये जो इश्यूज स्टेलर लैब में हो रहे हैं उसकी रूट कॉज पे जाए और उस पर काम कीजिए. जैसे कि आप जो है फंडिंग के अलग अलग एवेन्यूज ढूंढ सकते हो, सीनियर मैनेजमेंट और अपने पीयर्स के साथ नए रिसर्च के ऊपर काम कर सकते हो, अच्छा टैलेंट हायर कर सकते हो जो रिसर्च को और ज़्यादा आगे ले जाए, और इवन उनका एथिकल कंडक्ट भी सही होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली एज वेल एज एथिकली दे शुड बी कॉम्पिटेंट. तो ये कुछ रूट कॉज है जिस पे अगर काम करेंगे तो उसके प्रोज एंड प्रोज आपको मिलेंगे. प्रोज क्या होंगे? ये बेसिकली लीड करेगा टू लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी, सस्टेनेबल सक्सेस ऑफ द कंपनी. जो हरीश है जो कि चीफ साइंटिस्ट है, ही विल बी एबल टू फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो मोटिवेट कर पाएगा अपने टीम को. सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स हमने जिसके ऊपर बात की इनको भी ये ब्रीच नहीं करेगा, रेदर देयर एक्शन विल बी इन लाइन विद दोज एथिकल प्रिंसिपल, जैसे कि डियोंटोलॉजी, वर्चू एथिक्स, यूडेमोनिया. यूडेमोनिया यानी एक स्टेट है ऑफ हैप्पीनेस एज पर एरिस्टोटल, और अल्टीमेट हैप्पीनेस एज पर सिसरो, जैसे कि जिसको उसने कहा है सुमन बोनम. सुमन बोनम यानी अल्टीमेट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. ये सारी चीजें आप सिक्योर कर पाओगे क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया. डेफिनेटली आपको उसकी साइकोलॉजिकली यू विल हैव ग्रेटिफिकेशन, यू विल हैव प्लेजर, साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन. तो प्रोज आपने बता दिए. कॉन्स क्या है इसके कि आप जो है रूट कॉज को जो है डील कर रहे हो, ये टाइम कंज्यूमिंग है. सो इट विल टेक टाइम एंड टीडियस प्रोसेस. इसकी इमीडिएट रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे और जो शायद हरीश और उसकी टीम जो है वो सफर करती रहेगी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ से फंडिंग एंड अदरवाइज.
कोर्स ऑफ एक्शन में आप बता सकते हो कि हरीश ने इनमें से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि वो सेकंड और थर्ड दोनों ऑप्शन चूज कर सकता है। सेकंड क्या है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जो प्रपोजल है फ्रॉम नेहा, बट एट द सेम टाइम वो उसको डील भी करेगा। कैसे? वो शायद जो इंटरनल टीम होती है, लीगल टीम है, उसका उससे उससे बात करेगा कि ऐसे ऐसे प्रपोजल आए हैं तो हम क्या कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि दोनों कंपनी का फायदा होगा। जो नोवाटेक है वहाँ पे भी जो अनस्क्रप्लस जो लोग हैं जो ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उनको डिटेक्ट किया जाएगा और उनको निकाला जाएगा कंपनी से। और एट द सेम टाइम आपकी कंपनी की भी रेपुटेशन बढ़ेगी और जो शायद आप नोवाटेक और सिलर लैब साथ में कोलैबोरेट करके काम कर पाए। सो ही शुड नॉट पार्टेक इन कॉर्पोरेट एस्पिनाज और रिपोर्ट करना है लीगल टीम को। दिस विल लीड टू लीगल एक्शन एंड प्रिवेंट सच एक्टिविटीज। ये एथिकल भी होगा फ्रॉम वेरियस प्रिंसिपल जैसे कि डियोंटोलॉजी, टेलियोलॉजी, यूटिलिटेरियनिज्म, फेयर, क्रिएटिंग गुड फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स और कॉर्पोरेट एथिक्स हम इंश्योर कर पाएंगे। स्टेलर लैब और नोवाटेक जो है ये दोनों भी अल्टीमेटली बेनिफिट कर पाएंगे बिकॉज देयर रेपुटेशन विल बी इंटैक्ट। और हरीश ने जो चैलेंज है जो ऑप्शन 3 में बताया है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसमें ओवरऑल करना चाहिए इवन इफ इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ये उसके पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल रोल को फुलफिल करेगा और डेवलप करेगा वर्च्यूज लाइक ऑनेस्टी, डेडिकेशन, फॉर्टिट्यूड, करेज इन हिम विच विल अल्टीमेटली हेल्प हिम इन लॉन्ग टर्म। कंक्लूजन में मैंने जैसे कहा था कि आप कंक्लूड कर सकते हैं इवन विद कोट। तो आपको कुछ कोट्स आपको ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे अपने नोट्स में, इंटरनेट से लेने पड़ेंगे। जो जो बड़े बड़े एथिकल बिजनेस पीपल है जैसे कि रतन टाटा ले लो या फिर यहाँ पे हम इंदिरा नूई की बात कर रहे हैं तो इन्होंने कुछ चीज़ें कही होगी, डेफिनेटली डेलिब्रेट की होगी, तो उसको आपको जो है नोट डाउन करना है और उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि कॉर्पोरेट एथिक्स जो है ये अल्टीमेटली सोशल एथिक्स का ही पार्ट है इस न्यू लिबरल टाइम में। न्यू लिबरल टाइम यानी ऐसा समय जब प्राइवेट एंटिटीज का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चला है। तो ऐसे टाइम में कॉर्पोरेट एथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और उसको हमें सोशल एथिक्स के अंडर ही देखना है और उसको इंपॉर्टेंट समझना है, सिग्निफिकेंट समझना है और उसको इंश्योर भी करना है हमारी एक्टिविटीज में। तो आप कह सकते हैं एज राइटली सेड बाय इंदिरा नोई, फॉर्मर सीईओ ऑफ पेप्सिको, की बिजनेस एथिक्स इज नॉट जस्ट अ चेकलिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, इट इज गाइडिंग फिलोसफी दैट शेप्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ड्राइविंग इट टू लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ सोसाइटी। वो कह रही है कि जो बिजनेस एथिक्स है ये सिर्फ डूज एंड डोंट्स नहीं। हम जो मानते हैं कि बिजनेस एथिक्स में कुछ चीज़ें कही है आपको ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स या कॉर्पोरेट एथिक्स में कि आपको ये सारी चीज़ें करनी और ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी, बस इतना नहीं है। ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल है जो आपके हर एक्शन को गाइड करेगा इवन तो वो एक्शन डूज एंड डोंट्स में नहीं एनलिस्ट किए गए हैं, जो कि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म सक्सेस इंश्योर करेगा और पॉजिटिव कल्चर रखेगा आपके कॉर्पोरेट डोमेन में या हम कह सकते हैं आपकी सोसाइटी में और इवन इन द कंपनी एज वेल। तो इस तरह से आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। हम क्विकली देखते हैं हमने कैसे इसे सॉल्व किया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए या आपको जो है जो केस स्टडी है उसको अच्छे से एसेस करना है, अंडरस्टैंड करना है केस स्टडी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, आपको अंडरलाइन करना है जगह जगह पे। इसके बाद आप जो है ट्रेलिंग क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर आप अपना अप्रोच जो है आपका सेट होगा, उसके हिसाब से आप जो है आंसर लिखेंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन में जैसे एक जिस्ट बता दिया कि केस स्टडी किस चीज़ से डील कर रही है, फिर बाद में स्टेक होल्डर्स बताए, उनके इंटरेस्ट बताए, इसके बाद एथिकल इश्यूज बताए, दोनों तरह से बताए। जो एथिकल इश्यूज अप फ्रंट हमें पता है कि कहीं पे इंटीग्रिटी का लॉस हो रहा है, कहीं पे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रही है, बट एट द सेम टाइम हमने एक और तरीके से एथिकल इश्यूज बताए जैसे कि जो प्रिंसिपल वायलेट किए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्शन और द पोटेंशियल एक्शन दैट आर टेकिंग प्लेस और दैट विल बी टेकिंग प्लेस। तो प्रिंसिपल्स के बारे में बताया कि कौन से प्रिंसिपल वायलेट हो रहे हैं। इसके बाद में हमने बताया कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है हरीश के पास, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्रिटिकली एनालाइज कहा गया था, एग्जामिन कहा गया था, और उसके बाद हम जो है कोर्स ऑफ एक्शन जो हम चूज करेंगे और उसके रीजंस बताएंगे और कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड कई तरीके से किया जा सकता है, हमने यहाँ पे एक कोट के जरिए से इसे कंक्लूड किया है। तो ये तो रहा केस स्टडी। अब मैं आपको कुछ क्विक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अगर आप इस साल जो है मेंस की तैयारी कर रहे हो और देने वाले हो तो आप मेंस क्रैश कोर्स अवेल कर सकते हो एट एन अफोर्डेबल रेट, जिसमें आपको कई सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। आपकी जो प्रिपरेशन है उसको सॉलिड किया जाएगा। तो इसमें जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू जो है सारे थीम्स को कवर किया जाएगा। लगभग 300 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। 5 क्वेश्चन डेली थीम वाइज क्लास होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कोई थीम आपका मिस हो जा रहा है या नहीं। मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, मास्टर क्लास फॉर एथिक्स एंड ऐसे। इसके अलावा लाइव आंसर राइटिंग बैच भी होगा जो फ्रीली आपको एक्सेसिबल होगा, जहाँ पे आप लाइव आंसर लिखोगे और उसको इवेल्युएट किया जाएगा। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होगा। और अगर आप जो है क्रैश कोर्स नहीं अवेल करना चाहते, रैदर आप जो है टेस्ट सीरीज में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आप जो है टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हो एट एन अफोर्डेबल रेट। इसमें जो है अगेन
मेंटरशिप बेस्ड टेस्ट सीरीज होगी, सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको जो है मेंटरशिप देंगे। 12 टेस्ट होंगे, इसमें से 8 जो है सेक्शनल और 4 फुल लेंथ जो कि यूपीएससी पैटर्न पे होंगे। और लाइव डिस्कशन डेफिनेटली होगा, जो भी क्वेश्चन है उसको लाइव डिस्कस किया जाएगा, आपके फीडबैक्स लिए जाएंगे और आपको टाइमली मैनर में जो है आपको बेसिकली फीडबैक मिलेगा। मास्टर क्लास ऑफ एथिक्स एंड ऐसे ये भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में, और फ्री में लाइव आंसर राइटिंग बैच में भी आपको इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे, या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज सेशन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक्स एंड बाय।